Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and today's topic are atomic mass, molecular mass and percentage composition of elements in a compound under the chapter Atoms and Molecules. This is chapter number 3 for class 9 students. इसके पहले जो हमने चैप्टर लिया था वो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। 1 जो था वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और चैप्टर 2 जो था वो था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने दोनों ही चैप्टर में जो भी आपका डिटेल्स था, कंटेंट था, वो सारा कंटेंट हमने डिस्कस किया। और आफ्टर ए गैप आई एम टेकिंग chapter 3, this is atom and molecules। तो atoms and molecules ऐसे ये काफ़ी जो है सुना हुआ वर्ड है, आप पहले भी सुने होंगे atoms क्या है, molecules क्या है, क्योंकि हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सब कुछ बताया था। लेकिन वो क्या था कि सिंबॉलिकली हमने आपको सब कुछ बताया, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, जिसको कि हम प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में डिवाइड किए थे। फिर प्योर सब्सटेंस के लिए एलिमेंट, कंपाउंड हमने लाया था और फर्दर फिर एलिमेंट को हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया था। और वो क्या क्या था? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड था। और एक कंपाउंड के लिए, कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिक्सचर जो आपका था वो 2 तरह का था, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें हम सॉल्यूशन डील करते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें एक कोलाइड है और दूसरा क्या है? सस्पेंशन है। तो ये सारा कुछ हमने जो है वो आपको बताते हुए, उसको डिस्कस करते हुए, फिर हमने कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर देखा था। और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं, जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस होते हैं। तो देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो चैप्टर 3 में होता है ना। यहाँ हम लिख देते हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है? तो देखिए जब भी हम लोग एटम्स की बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लिया जाए एटम्स के बारे में, इसके बाद ही हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड में आएंगे। तो एटम्स जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है। क्या होता है ये? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसका कि कोई कंप्लीट एग्जिस्टेंस हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, या डाल्टन के हिसाब से ये जो है, इसी को अकॉर्डिंग टू डाल्टन जो है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये जो है क्या है? अल्टीमेट पार्टिकल दिया गया है नाम। क्या दिया है नाम? अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अल्टीमेट पार्टिकल का मतलब होता है कि ये लास्ट पार्टिकल, कहने का मतलब इसके बाद ये फर्दर एटम का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है। तो हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी
आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं आपको बतला दूं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये क्या होता है, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये एटम्स के लिए होता है। अब इन्होंने और भी लिखा है कि एटम्स कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो एटम जो होता है वो क्या होता है, इट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। देखिए, तो ये सब जो है आपका वो पॉइंट दिया हुआ है कि एटम्स को हम कितने तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एटम हो गया। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जो होता है ये होता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, केमिकल combination of two or more than two atoms, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम H लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, एटम हो जाता है। लेकिन वही अगर हम H2 लिख देते हैं तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो H है वो सिंगल है, देख रहे हैं आप, सिंगल एटम है तो एटम हो गया। और जैसे ही एक से बढ़ गया, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। उसी तरह से जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए H2, ये क्या होगा, ये देखिए 2 एटम्स हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन, तो ये भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एटम और मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे ये सोडियम Na, ये फिर क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए Na2O हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। दिस इज मॉलिक्यूल। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एटम होगा और कौन मॉलिक्यूल होगा। तो एक से ज़्यादा दिखाई दे तो वो मॉलिक्यूल होगा, और सिंगल एटम दिखाई दे, सिंगल स्पेसिस, तो वो क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एटम और मॉलिक्यूल को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखिए इस एटम का जो एटॉमिक मास है वो जानते हैं आप कि एटम क्या होता है, बहुत ही छोटा स्पेसीज होता है, और इतना छोटा पार्टिकल है वो कि उसका जो मास और साइज होता है, देखिए कितना छोटा होता है। अब मास ऑफ एन एटम जो है वो नियरली आपका जो है 10⁻⁻⁴ ग्राम के आसपास में होता है। ठीक है, और इसका जो साइज होता है, साइज ऑफ एन एटम, ये होता है आपका 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर। अब देखिए ये कितना जो है वेरी स्मॉल साइज है एटम का। अब इतना साइज को जो है हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं,
और ये देखिए इसका जो मास होता है वो कितना कम होता है, 10⁻⁻24 ग्राम के ऑर्डर में होता है। तो इसीलिए कहता है कि इसका जो मेजरमेंट है वो हम लोग ग्राम में नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली, तो इसके लिए हम लोग जो है वो क्या लेते हैं, रिलेटिव मास निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, और एटम भी यहाँ आप बोल सकते हैं। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम लोगों ने कौन सा स्टैंडर्ड स्केल लिए हैं, वो होता है 1/12 द मास ऑफ one atom of C12 आइसोटॉप। जो हो सकता है हम प्रीवियस क्लास में कुछ इसके बारे में आपको पढ़ाए हों, लेकिन आज मैं फिर उसको रिकैप कर दूं। तो ये जो है हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 1 AMU, जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट है वो हम लोग कार्बन 12 जो स्केल है हमारा उसी पर एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए कार्बन 12 स्केल पर कितना है, 1 AMU है। तो इसके कंपैरिजन में उस एलिमेंट का जो एटम होगा वो कितना टाइम्स हेवियर होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास होगा। जैसे मान लीजिए कि से फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108U। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पर इट मीन्स 1 atom of silver is 108 times heavier than 1/12 the mass of C12 आइसोटॉप। और 1/12 द मास ऑफ C12 आइसोटॉप कितना होता है, 1 AMU होता है। तो 1 AMU से 108 जो है वो कितना जो है टाइम्स हो जाएगा, 108 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए 1 AMU और 1U भी इसको लिखते हैं, थोड़ा देख लेना होगा। 1 AMU और 1U दोनों एक ही चीज़ है। AMU एटॉमिक मास यूनिट और U जो है वो यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 108U अगर सिल्वर का एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास मतलब क्या, ये रिलेटिव एटॉमिक मास। ऐसे रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग बार बार नहीं बोलते हैं, लेकिन इनफैक्ट जो वो एटॉमिक मास है वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास ही है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108U। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स 1 एटम ऑफ सिल्वर इज 108 टाइम्स हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ C12 आइसोटॉप। तो ये हो गया। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट हैं आपके, जैसे 108 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास में,
तो उसमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है आप कार्बन स्केल पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, अब होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है, जैसे आपने एटॉमिक मास लिया उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास भी ले सकते हैं, और वो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास आपने एक्सप्लेन किया, उसी तरह से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए कि इफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये देखिए, CaCO3 is 100 U. It means one molecule of CaCO3 is how many times? 100 times. 100 times heavier than 1/12 the mass of C12 आइसोटॉप। देखिए, ये स्केल तो वही रहेगा। तो जैसे हम लोग एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास को भी हम लोग कार्बन से कोरिलेट करके, कार्बन से रिलेट करके, कंपेयर करके, और हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को बार बार हम लोग वो लिखते नहीं है, केवल मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। लेकिन जब भी मॉलिक्यूलर मास होगा तो हमको क्या कंसीडर करना है कि वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही है। अब कैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास by knowing atomic mass, by knowing atomic mass। अब जैसे देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है हम लोगों को? अब सपोज कीजिए कि आपका H2SO4 दिया हुआ है। देखिए, ये मॉलिक्यूल है H2SO4। तो इस H2SO4 का क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस, ये देखिए सल्फर 1 है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, और प्लस देखिए 4 एटम्स ऑक्सीजन है, तो आप लिखेंगे 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ रहेगा एटॉमिक मास। तो बोलिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 32 होता है, और प्लस देखिए 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 होता है। तो इस सब को हम लोग ऐड कर दें,
तो क्या हो जाएगा 2 + 32 प्लस ये हो जाएगा 64 होगा एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 98 U। तो ये मॉलिक्यूलर मास निकल गया। अब जब मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा तब आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, तो देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हैं। तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, बताइए क्या होगा। तो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं 2 एटम्स हाइड्रोजन है जिसका मास कितना टोटल होता है 2। अब बाई टोटल कितना है 98 मॉलिक्यूलर मास, इसे डिवाइड कर दीजिए इनटू 100 कर दीजिए, तो ये क्या निकल जाएगा, जो भी आएगा है ना, ये जो है आपका परसेंटेज में हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 98, इतना परसेंट जो है क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। अब देखिए फिर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद क्या है सल्फर है, तो सल्फर के लिए आपका क्या है, देखिए यहाँ 32 है तो 32 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100 हो जाएगा, है ना। तो ये भी आप जो है अपना कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, 3200 बाई 98% हो जाएगा। और बाकी जो लास्ट बचा आपका वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का देख लीजिए कितना है, ऑक्सीजन कितना है 64, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 98 और इनटू हो जाएगा 100, तो दिस इज 6400 बाई 98, ये परसेंटेज हो जाएगा। तो तीनों का जब परसेंटेज निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, तो ये ऐड करके नियरली जो होगा ये देखिए 99.9% से लेकर के 100% तक हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आएगा। तो ये अगर आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन कई बार जो है क्लास 9 में पूछता है और आप ये बहुत ही आसानी से, जब आपके पास में एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा तो आप मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल लेंगे, और जैसे ही मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा तो परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है और भी क्वेश्चन जो है परसेंटेज कंपोजिशन पर आपका आ सकता है। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का टेक्निक बताया था और मॉलिक्यूलर मास निकालने का। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का प्रैक्टिस पूरा होना चाहिए, और जैसे ही आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए आप और भी आप ले लीजिए, आपके पास में हम दे रहे हैं, देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3(2), देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया पहला, ले लीजिए। दूसरा देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, किसका है, ग्लूकोज का। तो इसका क्या निकाल लेना है आपको, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सबसे पहले आइए देखिए यहाँ पर नंबर 1 में मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaHCO3(2). तो सबसे पहले तो फॉर्मूला अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो करेक्ट फॉर्मूला लिखना है, जो आपको बता चुके हैं। कैटाइंस एनाइंस का हमने कुछ सीरीज दिया है जिसको मिला करके आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्रिस क्रॉस मेथड से, हमने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है।
और इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप करेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपका एटॉमिक मास ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। तो देखिए कैल्शियम एक ठो है, तो कैल्शियम का क्या होता है 40, ये आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। प्लस देखिए इसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है उसको ब्रैकेट में ही लिख लेंगे। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस कार्बन का 12 होता है, और देखिए ऑक्सीजन 3 ठो है तो 3 × 16 हो जाता है, और ये 2 जो है इंटू में, तो यहाँ इंटू कर दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 40, प्लस ये कितने हो जाएंगे, ये 48 12 कितना हो गया 60, और ये 1 61, तो 61 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 122, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 162। यू हो गया। देखिए इतना तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और ये जैसे ही मालूम हो गया तो परसेंटेज कंपोजिशन निकाल दीजिए। नाउ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, बोलिए, कैल्शियम। तो कैल्शियम का कितना परसेंटेज है इसमें, तो देखिए कितना हो जाएगा कैल्शियम का, यहाँ देखिए 40 डिवाइडेड बाय 162 इंटू 100, यहाँ जो भी होगा आप कैंसिल करके निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 ठो है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा बाई 162 इंटू 100। क्लियर। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन है, तो कार्बन देखिए 2 ठो है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 बाई 162 इंटू 100, ये कार्बन के लिए हो जाएगा। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है, परसेंटेज, ये देखिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होगा ये कितना है, ये देखिए 6 ऑक्सीजन है, तो 6 इंटू 16 बाय 162 इंटू 100, तो ये भी जो है नियरली आपका 99.9 से 100 के आसपास में ये आएगा, इसको जब ऐड कर देंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है परसेंटेज कंपोजिशन मालूम हो जाता है। तो उसी तरह से ग्लूकोज में भी आप आसानी से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आज का टॉपिक है हमारा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, ये क्लियर हो जाता है। लेकिन कहता है कि इसी के बेस पर आपका मोल कॉन्सेप्ट भी है। तो देखिए इसमें मोल कॉन्सेप्ट के लिए कैसे इसको हम जो है इसमें इंक्लूड करते हैं, वो देखिए। मोल कॉन्सेप्ट के लिए तो जरा मोल कॉन्सेप्ट में हमको लगता है कि प्रीवियस क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट पर भी बहुत कुछ बताया था आपको। और अगर मान लीजिए मोल कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ लिखते हैं मोल कॉन्सेप्ट, हम देखिए मोल कॉन्सेप्ट में मोल का भी जो डेफिनेशन होता है वो कार्बन स्केल पर ही लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज मोल, तो ये मोल क्या होता है, देखिए मोल जो है
ये होता है SI यूनिट टू एक्सप्रेस amount of a substance। देखिए कहता है कि इट इज SI यूनिट टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। जो आप जानते होंगे 7 बेसिक यूनिट्स जो होता है SI यूनिट में, उसमें एक यूनिट जो होता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। लेकिन इस मोल को भी हम लोग डिफाइन करते हैं कार्बन स्केल पर ही। तो देखिए क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in 12 ग्राम of C12 आइसोटॉप। अब देखिए कहता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने होते हैं वही क्या कहलाते हैं, 1 मोल कहलाते हैं। तो देखिए 1 मोल इज इक्वल टू होता है, देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 ये पार्टिकल्स दे दीजिए। ठीक है, जैसे 12 ग्राम ऑफ C12 में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसीलिए 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस जो होगा वो इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे। और ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। ये देखिए एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पूरा लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। ETC कोई भी पार्टिकल आप ले सकते हैं। अगर वो 1 मोल आपने लिया तो कितना पार्टिकल्स हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सबसे पहले एवोगाड्रो ने दिया था, इसीलिए इसका नाम जो है एवोगाड्रो नंबर भी हम लोग बोलते हैं। और एवोगाड्रो नंबर को हम लोग Na से भी इंडिकेट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो अब देखिए यहाँ पर जो मोल है, कहता है कि मोल इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड न्यूमरेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि मोल जो होता है वो क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है और नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे देखिए 1 मोल O2 ले लीजिए। तो देखिए 1 मोल O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम O2 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी हो गया, अमाउंट हो गया। और इसी को आप लिख सकते हैं 1 मोल O2 इज इक्वल टू होगा 6.022 इंटू
10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हो गया। देखिए, तो ये क्या दिया, ये क्वांटिटी दिया तो क्वांटिटेटिव हो गया, और ये नंबर दिया तो न्यूमरेटिव हो गया। तो इसीलिए मोल जो होता है वो क्या होता है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड न्यूमरेटिव, है ना। ये क्वांटिटी को भी देता है और नंबर को भी इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम लोग जो है मोल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अब इस मोल का जो एप्लीकेशन होगा वो ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनाने में होंगे इसी चैप्टर में। तो ये चैप्टर फर्दर भी कंटिन्यूड रहेगा, जहाँ पर हम लोग मोल्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेंगे। और केमिस्ट्री माय ड्रीम को कंटिन्यू रखते हुए, क्योंकि बीच बीच में गैप हो जाता है, तो उस गैप को कवर कर लीजिएगा। पुराना जो भी लेक्चर है वो सब देख लीजिएगा, और अपडेट होते हुए आप जो है इस सारे कॉन्सेप्ट को, मोल के कॉन्सेप्ट को, और साथ साथ इसके पहले जो हमने दिया हुआ है उस सब को भी आप अपडेट करके रखें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।